Okay, class, please mention your attendance in the chat box with the sections. Okay. लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग, डेफिनेशन, और हम लोगों ने बात करी थी कंपोनेंट्स की, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है और उसके भी जो कंपोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात किया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग के से डिनोट करते हैं। और हम लोगों ने लास्ट जब थ्योरीज पढ़ी थी तो हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ा था ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के और स्मॉल ई से डिनोट करते थे, कॉस्ट ऑफ डेट अगर हम लोग डिनोट करते थे तो के और स्मॉल डी से डिनोट करते थे। तो हम लोगों ने बेसिकली कंपोनेंट्स पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी रिस्क फैक्टर की, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, कौन कौन सी ऐसी प्रपोजिशंस थी। तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी जीरो रिस्क, और फिर हम लोगों ने बात करी थी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो बेसिकली जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग रिटर्न्स भी बोलते हैं, तो रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं ना, किस अपॉर्चुनिटी से हमें कितना ज्यादा रिटर्न्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन रिटर्न्स को जानने से पहले हम एक रिस्क का फैक्टर भी असेसमेंट करते हैं, कि भाई ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा अर्निंग के केस में, ज्यादा रिटर्न्स लेने के केस में ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टेन टाइम बाद वो डिबेंचर्स हमारे लिए रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर लाइबिलिटी का लोड बढ़ा लेते हैं, और सिर्फ टैक्स में छूट, एक सिर्फ यही सोचते हैं ना कि टैक्सेस में छूट मिल जाएगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये जो लाइबिलिटी है ये हमारे लिए रिस्क का काम करने लगती है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपको फर्दर मोर अगर लोन लेना है तो आप कैसे ले पाओगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन रिस्क फैक्टर्स की बात करी, बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर्स की बात करी थी लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रोल, उसके यूज क्या है, कहाँ कहाँ, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें कंट्रोल रखना है, ताकि हमारे जो रिटर्न्स है या हमारे जो अर्निंग्स है वो कंट्रोल वे में हमें रेगुलर अर्निंग्स होती रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल वे में काम करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स तो सब उन इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिटर्न्स आ सके हमें रेगुलर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोल्स की, रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे बड़ा पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें बेनिफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है इन्वेस्टमेंट पे या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातचीत कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत ही मेजरली देखते हैं, because cost of capital is used as a discount factor in determining the net present value. Likewise, the actual rate of return of a project is compared with the cost of capital of the firm. यानी हमें जो एक्चुअली रिसीव हो रहा है, जो एक्चुअली हमें अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी से हमें अर्निंग्स हो रही है। तो हमें इन्वेस्टमेंट लेने से पहले पता होना चाहिए भाई हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। यानी हम अगर किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कंपनी अभी ग्रो कर रही है, तो कितना ये रिटर्न्स हमें देगी। दूसरी कंपनी है वो ग्रो करती जा रही है, इसकी ज्यादा उसके चांसेस है ग्रो करने के, तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी चूज करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले एक एश्योरेंस होना चाहिए उन रिटर्न्स का, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम एसेस करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हम इक्विटीज रखेंगे, हम सारी की सारी, जैसे हम लोगों ने थ्योरीज में बात करी थी ना, अलग अलग थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर की पढ़ी थी, तो हम लोग उसमें यही तो देखते थे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा पूरा इक्विटीज पे बेस है। पूरी हम लोगों ने थ्योरीज कई सारी पढ़ी है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई पूरा का पूरा हमारे यहाँ पूरी इक्विटीज है, हम लोगों ने डिबेंचर्स रखे ही नहीं। यानी जितना भी हम अर्न करते हैं, जितना भी हमें
प्रॉफिट्स हमारे पास आते हैं, वो सारा का सारा टैक्सेस देने के बाद और ये सब करने के बाद सारा जितना भी होता है, हम क्या करते थे, जितने नंबर ऑफ हमारी शेयर्स रहते थे और हमारी जितनी भी अर्निंग्स होती थी उनको हम डिवाइड करते थे, फॉर्मूला यही कहता था। और इस डिवाइडेशंस में से हमें रिसीव हो जाता था कि भाई कितना मैक्सिमम अर्न हो रहा है, हमें कितना मैक्सिमम अर्निंग्स हो रही है यहाँ पर इन्वेस्ट करने से, तो हमें क्लैरिफाई हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड में आते थे कि हमारे पास इक्विटीज है, ऐसा करते हैं कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रख लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रख लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ क्या होता है, उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड का। ठीक, यानी इक्विटीज के पास तो जितनी अर्निंग लास्ट में बचती है वो सारी अर्निंग हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। लेकिन अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड प्रेफरेंशियल लेवल पे देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली फिर हम क्या करते हैं, हमारी अर्निंग्स में से डिडक्ट हो जाएंगे डिविडेंड्स, जो भी हमारी डिविडेंड पॉलिसी है, रेगुलर या फ्लक्चुएटिव या जो भी हम लोगों ने अग्रेसिव डिविडेंड पॉलिसी अपना रखी है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, सेकंड ऑप्ट कर लिया। पहला हम लोगों ने सिर्फ इक्विटीज देखी, सेकंड हम लोगों ने इक्विटीज प्लस प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स बनाए। थर्ड हम लोगों ने देखा कि भाई स्ट्रक्चर में ऐसा करते हैं कि हमारे पास इक्विटीज भी है, प्रेफरेंशियल भी है, ऐसा करते हैं हम डिबेंचर्स भी इशू कर देते हैं। तो सो दैट कि हमें जो हमारे टैक्सेस है उसमें जो इंटरेस्ट रेट हम डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं उसमें हमें कुछ रिबेट्स मिल जाए, कुछ हमें डिस्काउंट्स ऑफर हो जाए, कुछ छूट मिल जाए। तो इसके लिए वो अपनी पोटेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो डिबेंचर्स में भी इशू कर देते हैं। तो बेसिकली जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हम यूज कर रहे हैं ना, ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल प्लस डिबेंचर्स, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लाइकवाइज इक्विटी प्लस डिबेंचर्स प्रेफरेंशियल ना हो हमारे पास में, या इक्विटी मतलब मिनिमम हो और डिबेंचर्स ज्यादा हो, इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो बेसिकली जब भी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट में हमें कितना बेनिफिट आ रहा है, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट पे हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये हमें अलग अलग जो कहा जाए कॉम्बिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें इन कॉम्बिनेशंस के बारे में अच्छे से पता होगा, अच्छा एनालिसिस किया होगा हम लोगों ने, तभी क्या होगा, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर एक का फॉर्मेशन, वो स्ट्रक्चर हमारी मजबूत बन पाएगी, स्ट्रॉन्ग जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर बन पाएगा, स्ट्रक्चर बेस बन पाएगा। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने पहले बात करी ना कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तब भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है ना किस में इन्वेस्ट करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कंसल्टेंट होते हैं ना उनसे बात करने जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, हम लोग इसीलिए जाते हैं उनके पास में ताकि वो हमें सजेस्ट कर सके। तो कई बार हम लोगों ने कुछ क्लिप्स भी देखी होंगी, कई बार हम लोगों ने मूवीज में भी सुना है ना कि कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही मार्केट स्टार्ट होती है ग्रो करना, मतलब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट भी हो रही होती है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज ने नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए होते हैं, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं हम तभी उनमें इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज कर देते हैं। बाद में करने से बेनिफिट नहीं होता कभी भी। तो ये जो इनिशियल लेवल पे हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, इसी से हमारा इन्वेस्टमेंट भी बेटर होता है और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी बेटर बन पाता है कि हमें अलग अलग कौन से प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटीज का क्या प्रोपोर्शन बनाना है। तो फिर ये तो हो गया सेकेंड। फिर आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर हम इवेलुएशन करना चाहते हैं, यानी हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि कौन से जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन अभी बनाए थे ना कि ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इक्विटी प्लस डिवेंचर्स, फोर्थ इक्विटी मिनिमम हो डिवेंचर्स ज्यादा हो, इस तरह के हम लोगों ने 5 ऑप्शंस अपने पास कैपिटल स्ट्रक्चर के लेके चले। अब इनको क्या किया हमने, इनको इवेलुएट किया।
अलग अलग ग्राउंड्स पे, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बोला कि भाई ऐसा है, अभी तक जैसे टेस्ला कंपनी है, उन्होंने बोला कि अभी तो हम असेंबलिंग कर रहे हैं इंडिया में, और आगे हम फ्यूचर में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करें तो हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो वो इवैल्यूएशन करेंगे, अब अलग अलग स्ट्रक्चर पे उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि फिर वो असेसमेंट कैसे करेंगे, तो उन्हें ये असेसमेंट करने में हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला वालों ने देखा कि भाई ऐसा है कि इंडिया में लेबर सस्ती है, तो हमें बेनिफिट हो सकता है अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये एक एक पॉइंट है जिस पर उन्होंने डिस्कस किया, यानी हम इंडिया में एक्सपेंशन कर सकते हैं, और इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत, क्योंकि यूथ मार्केट है, इंडिया में यूथ ज्यादा है अभी करंट टाइम में, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, जो चीजें यूज करने वाला जो सेक्शन है वो तो इंडिया में ज्यादा है। यानी इंडिया में अगर कोई भी मार्केट अभी ग्रो कर पाएगी तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो अगर हम लोग बात करें कोई भी नई टेक्नोलॉजी, इवन मोबाइल फोन्स की अगर बात हो रही हो, कोई भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूथ की वजह से क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ रही है, सेलिंग हमारी बढ़ जाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, कि हमारा यहाँ पे हम और जो अपने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अगर लाना चाहें, अपनी ब्रांचेस खोलना चाहें, तो यहाँ पे हमें कितने बेनिफिट्स अर्न हो पाएंगे। इवन अगर क्रेडिट कार्ड्स की सेलिंग होती है, इस तरह की चीजों की भी सेलिंग होती है ना, तो लोगों को पता है डीमेट अकाउंट्स बहुत ज्यादा खुल जाते हैं आसानी से, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यूथ को ये माना जाता है ना कि यूथ ही सबसे ज्यादा रिस्क के आगे बढ़ सकता है, बाकी सब थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं तो थोड़ा कम इन सब चीजों में इंडल्ज होना चाहते हैं, लेकिन यूथ हमेशा चाहता है कि हम नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, नई नई चीजों को ज्वाइन करें। तो कहीं ना कहीं इनका इवैल्यूएशन करने में कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना बेटर रहेगा या हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बेटर रहेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने अपनी ओपन कर रखी है, और बहुत सारी बाहर की फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज हैं, बिकॉज ऑफ दी लेबर प्राइसेस, बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत अलग हैं, और वेदर्स की वजह से भी बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर पता होती है, रिटर्न्स के बारे में हमें पता होता है कि भाई कितना हमें बेनिफिट आ पाएगा, तो इवैल्यूएशन में हमें डील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो हमें शेयर होल्डर्स को पोर्शन पे करना होता है, उसको हम लोग डिविडेंड्स बोलते हैं। और हमारा डिविडेंड्स की भी अलग अलग पॉलिसी की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कुछ कंपनीज अग्रेसिव डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि वो ये मानती हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी बैकबोन है हमारे शेयर होल्डर्स। तो वो क्या करते हैं, अग्रेसिव डिविडेंड पॉलिसी अपनाते हैं। अग्रेसिव का मतलब हो गया कि अपने प्रॉफिट का ज्यादातर पार्ट वो अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज करते हैं। ठीक है, वो रिटेन्ड कम रखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स जितना हमारी कंपनी में ट्रस्ट दिखाएंगे, जितना हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि अगर आपको अच्छी डिविडेंड पॉलिसी बनानी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, तभी तो हम बना पाएंगे। क्योंकि एक साल तो हमें मान लीजिए बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, हमने कहा भाई बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, हम ऐसा करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर देते हैं और खूब सारे डिविडेंड बांट देते हैं। लेकिन आपने नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर क्या हमने प्रोजेक्शन किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कितने हमें या हम कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो अगर हमने ये सिलेक्शन किया हुआ है कि हम अलग अलग इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, अग्रेसिव डिविडेंड पॉलिसी को चूज कर लेते हैं। या कई लोग क्या करते हैं, एक बेनोविलेंट डिविडेंड पॉलिसी भी अपनाते हैं कि नॉर्मल, भाई हम ये चाहते हैं कि हम रेगुलर डिविडेंड दे पाए अपने शेयर होल्डर्स को, भले ही कम हो लेकिन रेगुलर हो। तो कुछ लोग ऐसी भी डिविडेंड पॉलिसी अपनाते हैं। इससे क्या होता है, जो इससे भी फायदा ही होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अगर प्राइसेस डाउन भी होते हैं शेयर के, तब भी वो आप में ट्रस्ट दिखाते हैं, वो कहते हैं भाई
कम भी देगा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो हमें डिविडेंड्स रेगुलर देती है, ठीक। तो उस एक कंसिस्टेंसी की वजह से भी लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हमें एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है, फाइन। तो दीज आर ऑल दी रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन मेकिंग द डिसीजंस, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। 4 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं स्कोप की, या हम लोग कह सकते हैं यूजेस की। तो वेल, देयर आर particularly two important participants relevant for using the cost of capital: financial managers of a company or the investor। हम लोगों ने बात करी थी ना जिससे पहले भी कि दो चीजों के कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं। एक बिजनेसमैन के, यानी एक बिजनेसमैन या फाइनेंस मैनेजर कैसे उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिपेक्ट करता है, दूसरा इन्वेस्टर, ठीक। इन दोनों की टर्म्स पे, आइडियोलॉजी पे हम लोग चलते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, तो यही यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस को हैंडल कर रहे हैं, या हम एक छोटे से इन्वेस्टर हैं या रेगुलर इन्वेस्टर हैं, किसी भी कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें हमारे रिटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ एंड व्हाई इन्वेस्टर यूज इट। क्यों इन्वेस्टर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इन्वेस्टर कैन यूज इट टू जज द रिस्कीनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, या रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं, या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कट ऑफ रेट भी पढ़ा था कि हमें मिनिमम ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट प्रोजेक्ट ए बी सी में हमें मिनिमम कितना तो रिसीव हो ही रहा है। यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, 3 कंपनीज हैं और एक इन्वेस्टर है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनी ए बी सी हमारे पास है। तो ए कंपनी हमें रिटर्न्स दे रही है 10%, बी कंपनी हमें रिटर्न्स दे रही है 12%, सी कंपनी हमें दे रही है 11%। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई। फिर हम लोग एक मिनिमम कट ऑफ रेट निकालते हैं कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कि हमने अगर 100 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 100 तो रिसीव हो, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई 100 तो जो मिनिमम कट ऑफ रेट, तो वो तो हमें तीनों फर्म से रिसीव हो रहा है, यानी तीनों जगह हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिनिमम कट ऑफ रेट तो रिसीव हो ही रहा है, यानी मिनिमम अर्निंग्स तो हमारी हो ही रही है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, रिस्कीनेस। तभी तो हम जज करते हैं, क्योंकि पहला तो हमने ये देख लिया कि भाई रिटर्न्स तो मिनिमम कट ऑफ रेट के रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड चीज की रिस्क कितना है। तो हमने ये पाया कि जो हम लोगों ने पहले रिस्क की बात करी थी ना, जहाँ पे मिनिमम रिस्क है या जीरो रिस्क है, तो हमने देखा जो कंपनी ए है वो हमें जीरो रिस्क पे है, यानी वो 10% के जो रिटर्न हमें दे रही है वो जीरो रिस्क पे है, उस पर कोई भी रिस्क नहीं है। फिर हमने देखा सेकेंड, जो 11% वाली है उसमें हमें रिस्क बढ़ गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने 13% वाली देखी, उसमें देखा है कि रिस्क स्लाइटली जो 11% है उससे कम है, ठीक है। 11% वाले से 13% वाले में स्लाइटली कम है हमारे पास रिस्क, और ए वाले में तो जीरो है, वहां तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स को देखते हुए हम सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करें तो हम कहाँ तक रिस्क की जोन में जा सकते हैं, क्या हमारे पास उतनी मजबूती है, क्या हमारे पास उतनी स्ट्रांग विल है, क्या हमारे पास उतनी स्ट्रांग एसेट्स बेस है। तो इन सब चीजों का असेसमेंट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई, वी कैन एश्योर हमारे पास इतनी एसेट्स है कि अगर यहाँ हमारे पास कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स रखी है, कि अगर ऐसा कुछ कंटिजेंसी आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम किस तरीके से हेल्प करेंगे अपने आप को। तो इन्वेस्टर तभी आगे बढ़ता है। तो पहला क्या हो गया, वो रेट ऑफ अर्निंग्स देखता है कि कितनी अर्निंग्स है, प्रॉफिट्स हैं। दूसरा रिस्क, तभी वो किसी भी चीज में, पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये एक यूज हो गया, या आप उसको स्कोप भी बोल सकते हो, ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें एक पॉइंट और भी लिखा है, नोट दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अ वेरी अथॉरिटेटिव मैट्रिक
to guide on risk, especially when there are other good metrics to get a better view of risk. Fine. अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा एक रिस्क होता है बीटा रिस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क को मेजर करने के लिए बीटा का यूज किया जाता है। तो वो जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये पॉइंट बोला गया है कि आप रिस्क को सिर्फ इसी से असेसमेंट नहीं करेंगे, आप रिस्क को जानने के लिए या रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके लिए हमारे पास और भी टर्म्स हैं। यानी सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी हम रिटर्न से रिस्क को मेजर नहीं कर सकते उतना इफेक्टिवली। हमारे पास और भी कैलकुलेटिव होने चाहिए, और भी डिसीजन लेने के लिए और भी हमारे पास प्रोसेसेस होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये जान सकें कि हमें और कितना ज्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक पॉइंट इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। सेकेंड आ जाते हैं हम लोग, हाउ एंड वाई फाइनेंशियल मैनेजर्स यूजेस इट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर्स हो, डायरेक्टर्स हो, यहाँ पे हम सभी को काउंट कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे बोला गया है, टिपिकली financial managers use the cost of capital, which is also known as weightage average cost of capital, named as WACC. तो फाइनेंशियल मैनेजर्स जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इन जर्नल टर्म हम लोग रिटर्न्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग टेक्निकलिटीज में जाएंगे, कैलकुलेटिव फॉर्मूला की बात करेंगे, तो वहां पर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वेटेज एवरेज यूज करते हैं यहाँ पे। वेटेज एवरेज किसका किसका? इक्विटीज का अलग, डिबेंचर्स का अलग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलग। तो हम इन सब का क्या यूज करते हैं? वेटेज एवरेज। हाँ, और इसी में रिटेन्ड अर्निंग रहती है, यानी हम अगर इनमें इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिसीव हो रहा है। इवन इसके बाद अगर हम कुछ पैसा रिटेन्ड रखें, यानी हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं और हम फ्यूचर के लिए उसको रखते हैं, तो क्या हमें उसमें हमारी कॉस्ट खर्च होती है? ऑब्वियसली होती है। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास 200 रुपीज है, हमने 100 इन्वेस्ट कर दिए और हम उसे 100 से हमें 150 रिटर्न आ गए, यानी 50 रुपीज हमें रिटर्न आ गए। बाकी के जो 100 थे, यानी 200 में से जो बाकी के 100 थे वो हमने बचा के रख लिए। इट मीन्स कि हमने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी। तो वो जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट हो गई। भाई अगर हम वो इन्वेस्ट करते तो हमें कितना रिसीव हो जाता? हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा रिसीव हो जाते। बट क्योंकि हमने उसे रिटेन अर्निंग के पार्ट में रखा और हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो हमें 50 रुपीज अर्न नहीं हुए, तो लॉस हुआ ना हमें। तो यानी वो कॉस्ट आ रही है, यानी एक रिटेन्ड अर्निंग भी हमें कॉस्ट हमारी इनकर्ड करती है, यानी रिटेन्ड रखने के लिए भी हमें उसमें कॉस्ट हमारी लगती है। क्योंकि बिजनेस में आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पढ़े होंगे। तो टिपिकली हम लोग कन्वेंशंस की जब बात करते हैं तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हम लोग हर चीज को मनी में ही कन्वर्ट करते हैं। यानी अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल है कि हम लोग किसी भी चीज का असेसमेंट करेंगे तो वो मनी में ही करेंगे, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग में भी हम क्या कर रहे हैं? भाई रिटेन अर्निंग में हमने 100 रुपीज बचा के रखे और उसको अगर हम इन्वेस्ट करते तो हमें 50 उसमें एड ऑन होके मिलते। तो ये 50 रुपीज जो हमें नहीं अर्न हो पाए, ये इसको हम क्या मान रहे हैं? कॉस्ट मान रहे हैं। और यही चीज उसमें काउंट करी जाती है अकाउंटिंग में, क्योंकि हर चीज को हम लोग कॉस्ट में डिपिक्ट करते हैं या हर चीज को हम लोग मनी में या मॉनेटरी टर्म्स में डिपिक्ट करते हैं। इसका हम लोग और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गुडविल सुना होगा, पेटेंट सुने होंगे, रॉयल्टीज सुनी होंगी। तो ये सारी चीजें क्या है भाई? रॉयल्टी में और पेटेंट में या गुडविल में हम सब क्या करते हैं? हम हर चीज को कन्वर्ट कर देते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। गुडविल हम सब जानते हैं, गुडविल आपका क्रेडिट होता है, स्कोर होता है कि आपकी गुडविल कितनी है, आपका कितने प्रेस्टिजियस है, आपकी क्या वैल्यू है मार्केट में, आपके नाम की, आपके ब्रांड की इमेज क्या है। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो आपकी गुडविल बढ़ गई, व्हाट्सएप की गुडविल अच्छी बन गई, इतने सालों में लोग ट्रस्ट करने लगे, बहुत सारा डेटा बेस हो गया।
तो कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी गुडविल बनी है। और इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। फाइन। तो ये करना भी जरूरी है, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स इन सब का ध्यान रखें। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करते हैं, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग या डिबेंचर्स के वेटेज एवरेज लिए जाते हैं या इक्विटीज के वेटेज एवरेज लिए जाते हैं, और इन सबको क्लब किया जाता है। मतलब सभी का ओवरऑल WACC या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाता है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि इसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स, एक बेंचमार्क मान के चलते हैं टू कंस्ट्रक्ट फर्दर डिसीजंस, टू टेक फर्दर डिसीजंस, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज हो पाए। इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करते हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट्स हो रहे हो। यस, यस क्लास, ओके फाइन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजर्स किस तरीके से कितने स्कोप, क्या स्कोप है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फाइनेंशियल मैनेजर के लिए क्या स्कोप थे। तो दो थे, पहला था इन्वेस्टर, दूसरा था फाइनेंशियल मैनेजर, या बिजनेस भी आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्लास। जब भी हम लोग बहुत मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट फॉर एक लेमैन में समझे, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स या इफेक्टिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, और जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। आपको क्या करना होता है, इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक, सो दैट यू कैन अचीव योर एम और टारगेट्स। तो कंपनीज के लिए भी यही होता है कि जो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमारे एम्स को, हमारे टारगेट्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, हमें उनसे दूसरे पाथ पे ले जा सकते हैं, हमें उन्हें किस तरीके से कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तीन तरह के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल फैक्टर्स, जिसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी, कैपिटल प्रोवाइडर्स प्रेफरेंसेस, रिस्क, इन्फ्लेशन आता है, फंडामेंटल फैक्टर। सेकेंड इज इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स। इकोनॉमिक में फेडरल रिजर्व पॉलिसी, फेडरल से मतलब होता है कि किसी भी कंट्री या किसी भी जगह की जो फेडरल, जो बेस वाली रिजर्व पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज क्या है, फेडरल बजट डेफिसिट और सरप्लस, ट्रेड एक्टिविटीज चेंज होती रहती हैं, एक्टिविटीज भी, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। फॉरेन ट्रेड सरप्लसेस और डेफिशिएट, कंट्री रिस्क, सॉरी कंट्री रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क। फिर थर्ड वाला है इंडिविजुअल कंपनी फैक्टर्स, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट। ये तीन हम लोग काफी ज्यादा डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स की। फंडामेंटल फैक्टर्स में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि हम रिटर्न अभी तो सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटीज के लिए। लाइक अगर आपने देखा होगा, जब भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन आने लगे, तो पहले इनिशियल लेवल पे सैमसंग की मार्केट शेयरिंग उतनी नहीं थी, माइक्रोमैक्स की ज्यादा थी उससे। ठीक है, तो माइक्रोमैक्स डाउन हुआ और नोकिया डाउन हुआ, और अभी करंट टाइम में हम लोग सैमसंग की मार्केट शेयर देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स है ना, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपकी कॉस्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। यानी पहले क्या करते थे, पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया माइक्रोमैक्स कंपनी में, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल के दूसरी कंपनी में लगाया, या हमने पहले नोकिया में लगाया हुआ था, फिर हमने माइक्रोमैक्स में लगाया, फिर हमने देखा कि भाई नहीं, अब भाई माइक्रोमैक्स से भी बेटर चल रही है सैमसंग, तो अभी हम सैमसंग में इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी
जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, यानी किसकी डिमांड बढ़ रही है, हाँ, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ कौन उस सप्लाई को पूरा कर पा रहा है और फ्यूचर में भी पूरा कर पाएगा, ये जानने के लिए मतलब इसका पूरा असेसमेंट होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं ना, इन फंडामेंटल्स का असेसमेंट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि भाई कौन सी मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस कंपनी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि हमें इस तरह के फैक्टर से कम इन्फ्लुएंस होना है। कैसे इन्फ्लुएंस होना है, हमें फ्लेक्सिबल रखनी है अपनी पॉलिसीज, कि अगर कुछ भी होता है तो हम अपनी अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें, आसानी से इम्प्लीमेंट। अगर हमेशा स्कोप रखेंगे ना, हमेशा फ्लेक्सिबल रखेंगे चीजों को, तो हम उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे नोकिया के केस में हुआ ना, हमने अपनी चीजें फ्लेक्सिबल नहीं रखी, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया। माइक्रोमैक्स ने, सैमसंग ने, एप्पल तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है। अभी जैसे उनका बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स आते हैं, अगर आपने देखा हो एप्पल में, उन्होंने स्टोलन फीचर भी दे दिया है कि अगर आप आपका फोन खो जाता है तो भी आप अगर मेंशन कर दोगे तो डिवाइस खुद ही स्टोलन मोड में चला जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, आपको मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिवली आप अपना आपकी डिमांड बनी रहती है। तो यहाँ पर उसी चीज की बात करी है कि आप फ्लेक्सिबल रहोगे, अगर आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अपने रिसर्च वर्क में, अपने डेटा में ज्यादा काम करोगे तो आप ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कैपिटल प्रोवाइडर्स प्रेफरेंस। होता क्या है कि जितनी भी शेयर होल्डर्स है ना, या डिबेंचर्स होल्डर्स है, वो कहीं ना कहीं आपके कैपिटल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कैपिटल फॉर्मेशन बना रहे हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, हाँ, ऐसे प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, आपकी कंपनी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो आप ये भी चेक करोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली अपने शेयर होल्डर्स या हमारी जो कैपिटल हमें दे रहे हैं, जो अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उस मनी को भी उसी टर्म में यूज करें। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे जो अनहेल्दी हैं, लोगों के लिए नेचुरल नहीं है, तो क्या होगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट हम में से कम होगा कि यार हम तो इतना सारा पैसा लगा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और देखो ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए। तो इस तरह की चीजों को देखा जाता है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो धीरे धीरे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो कैपिटल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके प्रेफरेंसेस की लिस्ट में से आप एलिमिनेट होते जाते हैं या रिडक्शंस आने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात करी गई है, या आपकी या जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अलग अलग कंट्रीज क्या करती हैं, सेविंग्स की अलग अलग हैबिट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो आपके यहाँ कितना फ्लक्चुएशन है, प्रोडक्ट कितने रेगुलरली परचेज होते हैं। जैसे अपने इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को रिसाइकिल करके यूज कर लेते हैं, बाहर की कंट्रीज में इतना रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है। हाँ, कहीं पे इन्वेस्टमेंट हैबिट्स ज्यादा होती हैं लोगों में, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हैबिट्स कम होती है। तो ये अलग अलग प्रेफरेंसेस है। ठीक है। आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनके ये प्रेफरेंसेस है। तो आपकी कंट्री में या आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में किस तरह के प्रेफरेंसेस यूज हो रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इम्पैक्ट डालता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाने चाहिए। जैसे इंडिया में प्लान्स अलग तरीके से काम करते हैं और फॉरेन कंट्रीज में अलग तरीके से काम करते हैं, तो आपको उसका मतलब बेसिकली पूरा रिसर्च वर्क करना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेने से पहले या प्रोजेक्ट्स लेने से पहले। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क। नो डाउट फंडामेंटल अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क एक ऐसी चीज है, आप ये सोचते हो ना कि अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में तो ऑब्वियसली हमारा रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें हमेशा रिस्क बना रहता है, या किसी ऐसी चीज में कर रहे हो जिसमें रिस्क हमेशा नहीं होता लेकिन कभी रिस्क हो भी सकते हैं। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए मतलब आप रिसर्च वर्क आपने ठीक से किया है कि नहीं किया है, आपने
जो भी चीजें चूज करी हैं, सेलेक्ट करी हैं, उनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि ये टर्म हमेशा चलता है ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा ग्रो कर पाओगे। ठीक है, ये पहले चलता था, लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं चलता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि अगर आप अच्छे से असेसमेंट करते हो तो आपके रिस्क हाई नहीं होते, पर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे इंडिया में अभी करंट टाइम में क्या है, रिस्क कम है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज, जब से एफडीआई आया है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब से एफडीआई आया है, और बहुत सारी चीजों में 100% एफडीआई है। यानी पूरी तरीके से, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एफडीआई नहीं था, और फॉरेन कंट्रीज को इंडिया में काम करने के लिए किसी इंडियन कंपनी का वेंचर ऑप्ट करना पड़ता था। जैसे हीरो होंडा, एक इंडियन कंपनी, एक बाहर की कंपनी, इन दोनों ने मिलकर काम किया। मारुति सुजुकी, इन लोगों ने भी वेंचर में काम किया है। कोका कोला, इन लोगों ने भी वेंचर काम किया, पार्ले जी के साथ कोलैबोरेट होके आए। या कार की कंपनीज है, लैंड रोवर है, रेंज रोवर नाम से, तो टाटा के साथ इन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हमें उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग बहुत करते हैं, और चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा कल्चरल हमारी वैल्यूज ये कहती है कि हम चीजों को ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते रहें। फाइन, तो ये हो गया रिस्क। फिर आता है इन्फ्लेशन। हम सब जानते हैं कि महंगाई जो हर थोड़े टाइम पर बढ़ती जाती है, या अगर हम लोग और सिंपल वर्ड में समझें तो रुपये की वैल्यू हर एक साल में घट रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक साल पहले हम 100 रुपीज में 5 एप्पल्स परचेज करके लाए, अब हम 100 रुपीज में 3 एप्पल्स लेके आ रहे हैं। तो ये जो 2 एप्पल्स का रिडक्शन हुआ है, ये महंगाई है। ठीक है, तो यानी हम 100 रुपीज में जो, या हम ऐसे कह सकते हैं परचेजिंग पावर घट रही है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर घट रही है आपकी। तो इन सब केस में ऐसा होता है, तो आप इसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये तो बेस में है और ये होगा ही होगा। तो इस तरह की इन्फ्लेशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपने फ्यूचर के लिए क्या बचा के रखा है इन सब से बचने के लिए। तो इन्फ्लेशन, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स में। तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आता है रिजर्व पॉलिसीज। तो हमारी कंपनी की, हमारी कंट्री की क्या रिजर्व पॉलिसीज है, हमारे बैंक्स, आरबीआई ने क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। तो हमारे जो फेडरल बैंक्स हैं वो कब हमें, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, अगर आप जॉब करते हो ना तो आपको लोन्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, आप चाहे प्राइवेट जॉब करते हो चाहे गवर्नमेंट जॉब, उससे कोई इशू नहीं है, आपको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं बिना सिक्योरिटी के। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सिक्योरिटीज मस्ट होती है, यानी आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में, गारंटी में जरूर दिखाना पड़ता है कि भाई आ, तो यहाँ के फेडरल बैंक्स जो हैं, आरबीआई के नॉर्म्स अलग हैं और बाहर की कंट्रीज के नॉर्म्स अलग हैं। तो इन फैक्टर्स को भी हमें ध्यान रखना होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने में रिटर्न्स आएंगे जानने के लिए। और कहीं ना कहीं ये चेंज होते रहते हैं, जैसे अलग अलग पॉलिसीज चेंज हो जाती है, बैंकिंग पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है, पहले ऐसा था वैसा है। तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है और अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को। नेक्स्ट आ जाता है बजट एंड डेफिसिट और सरप्लस। जब हम स्टार्टिंग में बजट्स बनाते हैं अपनी प्रोजेक्ट के लिए, तो मान लीजिए हम लोगों ने जो बजट बनाया है, कई बार क्या होता है वो ठीक रहता है बजट, कई बार क्या होता है बजट कम पड़ जाता है। नई टेक्नोलॉजी को हम लेकर आए, नई चीजों को लेके आए, तो हमें बजट बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये भी हमारे कॉस्ट ऑफ, जो हमारी रिटर्न्स है, जो हमारी अर्निंग है, या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इस पे इम्पैक्ट डाल देगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड एक्टिविटीज। जैसे करंट टाइम में कौन सी चीजों की ट्रेडिंग बढ़ गई है, कौन सी चीजों की ट्रेडिंग घट गई है, कौन कौन सी चीजें हम इंपोर्ट करा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं। तो ये जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज है ना, ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट के और जो रिटर्न्स होते हैं इन पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेड एक्टिविटी ज्यादा बूम पे चल रही है, किसमें हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट किसमें है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स। ऑब्वियसली जब हम बाहर की कंट्रीज से कोई भी कोलैबोरेशन करते हैं,
तो वहां पर सिनारियो अलग चल रहा होता है, इंडिया में सिनारियो अलग चल रहा होता है। तो ये जो फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है ना, इनमें इनके लिए भी हम बजट्स बनाते हैं, तो हमारा बजट प्रॉपरली काम कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, या हमने अगर फॉरेन ट्रेड में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो हमें कितने बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो इन सबको भी प्रॉपरली जानने के लिए हमें ये जानना ही होता है कि हम किस तरीके से काम कर पाएंगे या किस तरीके से इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज अलग हैं, बहुत सारी चीजों को लेके थोड़ा वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने नॉर्म्स को लेके। हमारे यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। हाँ, या कई कंट्रीज में हायर पेनल्टीज हैं, या कई कंट्रीज में मतलब मिनिमम पेनल्टीज हैं किसी चीज को लेकर। तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस पे हमें पेनल्टी लग जाएगी हमारे ऊपर। या अपने यहाँ जैसे इंडिया में टैक्सेस बहुत ज्यादा इम्पोज हैं इंडिविजुअल पर्सन पे, बिकॉज हम लोग क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप कर रहे हैं, हम उसके प्रोसेस में हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ ऑनलाइन सिस्टम है हर चीज का। ठीक है, तो हमें ये बहुत ज्यादा इस पे काम करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर है जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंट्री रिस्क। हर कंट्री के अलग अलग सिनारियो चल रहे हैं, जैसे अभी करंट टाइम में भी हम देखेंगे ना, कुछ कंट्रीज में वॉर वाला सीन चलता रहता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में यूएनओ ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि भाई आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज से भी क्या होगा, आपने अगर उस कंट्री में इन्वेस्ट किया होगा तो भी आपको इश्यूज आने वाले। क्योंकि क्या होता है, जब हम इंडिविजुअली, आप देखते हो ना कि हम, मान लीजिए हम ए कंपनी, हम बी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सेम इसी तरह क्या होता है, कंट्रीज भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी इंडिया क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज में भी तो इन्वेस्टमेंट करती है। वो एक्सचेंज रेट्स में जिसको चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि ऐसी कंट्री से हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सचेंज रेट्स आएंगे, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंट्री रिस्क। अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कहीं कहीं कंट्रीज ऐसी होती है ना जहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, या जैसे कुछ साल पहले जापान का जो न्यूक्लियर प्लांट था, पावर प्लांट था, वहां पर रिस्क जोन हो गया। तो ऑब्वियसली लोगों ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कर दिया अपने एम्प्लॉयज को वहां भेजने पे या इस तरह की चीजों में। या कहीं पर अगर वॉर जोन वाला सिचुएशन चल रही होती है, ऐसा कुछ चल रहा होता है, तो लोग वहाँ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को भेजना पसंद नहीं करते, या धीरे धीरे अपनी कंपनी का सेटअप वहां से हटाने लगे हैं। तो ये कंट्री रिस्क है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी हमारे जो रिटर्न्स हैं वो घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या हमारे रिटर्न्स में चेंजेस हो सकते हैं, हमें ये देखना है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट रिस्क। ऑब्वियसली जब हम किसी भी फॉरेन कंपनी से डील करते हैं, जैसे जैसे अभी हम लोग जो डीलिंग करते हैं ना, वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं डॉलर को, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉलर से भी ऐसी बहुत सारी करेंसीज ऐसी भी हैं जो डॉलर से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देती हैं, डॉलर से भी ज्यादा अच्छे प्रोडक्शंस करती हैं, अच्छे रिटर्न्स देती हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट का रिस्क है ना, कि हम किस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां के एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, हमें कितने बेनिफिट्स दे रहे हैं। और हमें रिटर्न्स पता चला बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन उस करंट में उस करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, तो हमारे रिटर्न्स भी डाउन हो गए। तो ये सब फैक्टर्स भी हमको देखने पड़ते हैं, और इन फैक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में। लास्ट आ जाते हैं हम लोग इंडिविजुअल या कंपनी फैक्टर्स, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज की। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंसेस, इक्विटी प्लस डिवेंचर्स। ठीक है, तो क्या हमारी स्ट्रक्चर की पॉलिसी है, हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसीज। हम कौन सी डिविडेंड पॉलिसीज यूज करते हैं, अग्रेसिव यूज करते हैं, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी यूज करते हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हम सारी की सारी जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उन्हें शेयर होल्डर्स को बांटने के बाद हम सारा का सारा रिटेन रख लेते हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, या हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी कंपनीज में। फाइन क्लास, तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज। हम लोगों ने अभी जो भी डिस्कशन किया है, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया है।
किसी को कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी चैट बॉक्स में। क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दी है। प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। अनमोल, तनुष्का, अभय, सृष्टि, हिमांशु, अनुष्का, अनुष्का श्रीवास्तव, आकांक्षा, अभिषेक, श्रेया, अदिति, उत्कर्ष, ईशा, प्रखर, हर्ष, सचिन, आयुषी, आर्या, ऋतु, हर्षित, अलका, आयुषी, आयुषी भारद्वाज, तरुण, वंशिका, शाजिया, रिया, अनामिका, यशी, अक्षत, श्रेया, हर्ष यादव, सेक्शन ए। Fine. So these are all the attendance. And last ones are Muskan and Anjali also. Okay, class. Thank you. Thank you, ma'am.